थोड़ा टाइम ले ले मोदी जी से। क्या हाल चाल है। आज तुम लोग सोचे होगे कि शनिवार को क्लास कैसे हो गई। मतलब आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में। चलो शुरू करें क्लासिफिकेशन। आज क्लासिफिकेशन में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, सबकी हम क्लास बताएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आज क्या कुछ तुम लोगों के लिए रखा है। हर तरीके का सवाल एक बार डिस्कस हो जाएगा तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ एक नंबर क्लासिफिकेशन है और वर्ड क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का एग्जैक्टली मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं, ये याद रखिएगा, कि जहां पर चीजों को बाइफरकेट किया जाता है। बाइफरकेट किया जाता है कि मतलब कोई 3 चीजें आपको एक तरीके से दे दी जाएंगी, बोलेगा उनमें से कोई एक है जो कि अलग है, ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा। जैसे कभी भी, हाँ तो हो सकता है सर ने अपनी लगवा दी हो, ये तो मेरी क्लास की टाइमिंग ही है ना, ये तो मेरी क्लास की टाइमिंग ही है ना, ये तो सभी को पता है ना, मैं तो अपने टाइम पे हूं ना। हो सकता है आज सर ने लगवा ली हो, कहीं जा रहे हो छुट्टी वगैरह पे, तो हो सकता है सैटरडे संडे क्लास लगवा लिए हूं, मैं तो टाइम पे ही हूं ना, तो उसमें क्या करूं, मैं बंद कर दूं क्लास? तो एक बार उनसे या तो बोल दो कि अतुल सर भी लाइव है, और हो सकता है उन्होंने ऐसा रखा हो, आई डोंट नो कि क्यों क्यों रखा है 4 बजे। चलो, तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई 3 किसी तरीके से एक समान हो जाता है और बाकी एक अलग हो जाता है। इसे दूसरी भाषा में ऑड वन आउट भी कहते हैं। यानी कोई 3 तरीके से एक समानता बना रहे होंगे, उसमें से उसको अलग कर दोगे तो कोई 3 किसी तरीके से कोई, मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करना, जिसे हिंदी में वर्गीकृत कहते हैं। और इसमें ये याद रखना कि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी का मतलब जो तुम समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो, कुछ भी। थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक यू सो मच। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, यहां पर ये बात याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहां पर किसी भी तरीके का क्लासिफाइड हो सकता है, वर्ड बेस हो सकता है, नंबर बेस हो सकता है, अल्फाबेट बेस हो सकता है, यानी किसी भी तरीके से। और तुम ये नहीं कह सकते ये कौन सी बात है, और मेरे ख्याल से इससे मुझसे ज्यादा, क्योंकि तैयारी आज पहली बार नहीं कर रहे होगे, जब भी इसके पहले भी तुमने क्वेश्चन देखे होंगे तो इस चीज से बड़े ताल्लुकात रखते होगे कि सर क्लासिफिकेशन का, जैसे मान लो तुमसे ऐसे पूछ लेगा, तो क्लासिफिकेशन भी तो यही है कि अब आपसे पूछेगा, और इसीलिए इसको लोग दर्द भी कहते हैं। आम है, अमरूद है, अनार है, केला है, इनमें से कौन सा अलग है? ये है क्लासिफिकेशन। ऐसे सवाल आते हैं क्लासिफिकेशन में, ये क्लासिफिकेशन में, और इसी को लोग आसान समझ के इसको छोड़ देते हैं, और फिर समझ में आता है कि अरे सर ये तो मुझसे हुआ ही नहीं। जैसे आम, अमरूद, अनार, केला, इसमें से कौन सा अलग है? तुम शाम तक बैठे रहो, आंसर नहीं दे सकते हो, तुम बता ही नहीं सकते आंसर कौन सा होगा इसमें। बोलो, तुम इसमें आंसर बता ही नहीं सकते, किसी कीमत पे आंसर नहीं बता सकते, लिख के ले लो। देखो कारण क्या होता है, जो लोग क्लास में नहीं है देखो उनका कितना नुकसान होगा अभी। जैसे अमरूद है, ठीक है ना, जैसे अमरूद है, अनार है, आम है, केला है। अमरूद बिना छीले खाया जाता है, ये बिना छीले खाया जाता है, बिना छीले खाया जाता है, ये याद रखना, ये बिना छीले खाया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें छील के खाई जाती हैं, इस वजह से अमरूद अलग हो जाएगा। तो बताओ गलत हुआ कि नहीं? केला बिना छीले नहीं खा सकते हो, अनार को बिना छीले नहीं खा सकते हो, अनार को तुम्हें छीलना ही पड़ेगा, अनार को बिना छीले नहीं खाया जा सकता है। अब आप अपना लॉजिक दोगे कि सर आम जो है वो फलों का राजा है, फलों का राजा है, सर ये फलों का राजा है इसलिए आम अलग हो जाना चाहिए। फिर तुम बोलोगे कि सर विटामिन B12 अगर सबसे ज्यादा पाया जाता है, B12 विटामिन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक। केले में लकड़ी नहीं होती है, आखिर जाओगे तो जाओगे किसके साथ? ये दर्द है क्लासिफिकेशन का। इसीलिए मैं आपको सिखाने आया हूं कि ये एग्जाम टू एग्जाम मैंने अब ये CGL लेवल पे आएगा तो इसमें अनार बोल देगा, क्योंकि विटामिन के आधार पर। अगर यही GD या MTS में पेपर आएगा तो आम फलों का राजा है। यही चीज RPF SI कांस्टेबल में, अगर ये सब RPF या NTPC में आएगा तो केले में लकड़ी नहीं होती। तो हर एग्जाम में तुमको सेम सवाल कभी ना कभी ऐसे अलग अलग तरीके से दिख जाएगा। तो ये बात याद रखना। तो ये सब दर्द है इसका,
ये सबसे बड़ा दर्द है क्लासिफिकेशन का। और क्लासिफिकेशन इसीलिए जितने तरीके से पूछा जाता है, हर टाइप का सवाल मैं आज आपको कराऊंगा। नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो कोई भी नंबर दे देगा, कोई भी नंबर दे देगा, जैसे यहाँ पर लिख देगा कि ये 52 लिखा है, ठीक है ना, ये 94 लिखा हुआ है, 94 के बाद ये मान लो 2 सेकेंड, ये मान लो 63 लिखा हुआ है, ये 82 लिखा हुआ है, ऐसे बोल देगा बताओ इनमें से कौन सा अलग है। कितने लोग बताओगे इसमें से कौन सा अलग है? ये 4 नंबर किसी तरीके, इसमें से कोई 3 किसी तरीके से एक समान है, कोई एक अलग है, कौन सा अलग है? 52 94 63 82, 52 94 63 82 कौन सा अलग है? हाँ आदित्य, अब मैं उसमें क्या, मैं तो अपने टाइम पर हूं ना बेटा, भैया हीरा। मान लो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, चाहे मेरी रिकॉर्डेड देख लेना, चाहे आशुतोष की रिकॉर्डेड देख लेना बाद में। इसका आंसर बताओ। यही सब एग्जाम का, इसीलिए तो क्लासिफिकेशन में तुमको आज सैटरडे को रखा है मैंने, क्योंकि ये इतना दर्द है कि तुम पागल हो जाओगे। अब तुमको बताऊंगा तो तुम्हारी आंखें निकल आएंगी। ये रीजनिंग है, ये 25 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर है, ये 49 लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर है, ये 36 लिखा हुआ है, लेकिन 28 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पर चौथा बिल्कुल सही होगा। ये पलट के लिखा हुआ है, 3 इधर 6 इधर कर दो, 3 इधर 6 इधर कर दो, 4 इधर 9 इधर कर दो, 2 इधर 5 इधर कर दो, तो 25 49 36 लिखा हुआ है, 25 49 36 लिखा हुआ है। देखो हो गए ना परेशान। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि डसेगा तो जुकाम हो जाएगा फिर आपको। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको अलग अलग तरीके से सुनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है क्लासिफिकेशन, और मेरे ख्याल से मेरे लिए केवल तुम नहीं इंतजार करोगे कि अतुल सर ये बता रहे हैं, तुम लोग हर जगह यही परेशान होते हो कि सर इसमें तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल तुम्हारा सही बात है। इसीलिए तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के हम क्लासिफिकेशन तैयार करें। इसीलिए मैं सीजीएल के भी क्लासिफिकेशन और अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन इसमें लेकर आता हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुमको खुद समझ में आएगा। इसीलिए क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ ये डिपेंड करता है कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सिली सा आंसर, और ये इसमें काफी मुकदमा हो जाता है, इसलिए ऐसा सवाल दिया जाता है जहां पे ढेर सारे ऑप्शन ना बने। चलो अल्फाबेट भी इसी तरीके से। अब जैसे मान लो वर्ड बेस दे देगा, आपसे बोलेगा कि बांग्लादेश, भूटान, इराक और बगदाद। अब आपको पता चला 3 ठो वो दे दिया कि बांग्लादेश, भूटान, इराक और बगदाद। तो बांग्लादेश, भूटान, इराक क्या है? देश है, लेकिन बगदाद क्या है? राजधानी है। ये गलती से यहां राज्य लिख दिया है, यहां राजधानी लिख लेना, ठीक है। आपसे बोलेगा ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, डेनमार्क और कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन क्या है? एक राजधानी है। तो यहां पर इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि भूटान, इराक और डेनमार्क और वियना, तो वियना क्या है? वहां की राजधानी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपसे आगे पूछेगा कि चीन, इराक, कुवैत, दिनार। चीन, इराक, कुवैत और दिनार। तो चीन, इराक, कुवैत देश है, दिनार मुद्रा है। इराक की भी मुद्रा दिनार है, कुवैत की भी मुद्रा दिनार है। वो बोलेगा बहत, युआन, रुपया और अर्जेंटीना। तो ये याद रखना कि इस तरीके के सवाल भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलो ये पहला सवाल है, इसको सोच के देखो, जैसे मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर बताओ। जिसको लगता है कि सर तो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, ये इसीलिए तो यूट्यूब अच्छा होता है कि तुमको बाद में सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाता है। इसको ऐसे कर लो, ये 80 लिखा हुआ है, 80, ये 80 लिखा हुआ है, इसको पूरा ऐसे काट के यहाँ पे इसको 80 बना लो। एक गलती से यहाँ 90 लिख दिया था, ये 80 लिखा हुआ है। रुक जाओ, इसको हटा दे मैं। ये यहाँ 80 लिखा हुआ है, ये 80 लिखा हुआ है, ठीक है। 80 लिखा हुआ, 48 33 63 80 68। अब तो आंसर दे दो। अब तो समझ गए, गलती से 90 लिखा था वो वहां पे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में दूर से समझ गया था ना। वो क्या करेगा? 48 करेगा प्लस 1 करेगा और कह देगा 49। 49 7 का स्क्वायर है। 33 प्लस 1 करेगा
सॉरी, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 63 को +1 करेगा तो 64 हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर है। उसी तरीके से 80 में +1 करेगा तो 81 हो जाएगा, जो कि 9 का स्क्वायर है। तो यानी ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सवाल कई बार आया, ये मैंने YouTube पे भी एक बार कराया है, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया। देखो, अगर कविता का कवि है, वो आभूषण का सुनार है, वस्त्र का दर्जी है, बढ़ई का फर्नीचर है, तो बताओ कौन सा सही है? सोच के देखो, देखो कितनी सिली सिली मिस्टेक तुम करोगे, और देखना तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया? इसको एक बार सोच के देखो, आ जाए समझ में तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। आराम से सोच के देखो, अगर हो जाए तो मुझे बताना कि मैं जो कह रहा हूं वो बात आपको कितनी समझ में आई या कितनी नहीं। एक बार सोचो। नहीं, गलत होगा तो छोड़ देना ना, हम खड़े तो हैं। गलत होगा तो कतई मत सॉल्व करना, गलत होगा तो बिल्कुल सॉल्व मत करना। समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। अब जैसे आप गलत क्यों करेंगे, उसके पीछे रीजन है, जरा सुनिएगा। आपके गलत करने, देखो आपको कहां तक सोचना है, देखो कहां तक सोचना है, ठीक है ना? सबका गलत क्यों होगा? अब तुम लोगों का केवल चेहरा मैं देखना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा नहीं देख सकता तो वीडियो ऑन है, नहीं हो सकता, वरना तुम लोगों को देखना, इतने अच्छे हो तुम लोग पढ़ने में, लेकिन अपनी गलती देखना। पोयम लिखने वाला ये जिंदा इंसान है, यानी पोएट क्या है? जो आदमी है, कोई मनुष्य है, यानी पोएट कोई मनुष्य है, ये कोई मनुष्य है। भैंस पोएट नहीं होगी, कुत्ता पोएट नहीं होगा, ठीक है? ऑर्नामेंट से एक चीजें बनती है, लेकिन इसको बनाने वाला सुनार जो है, ये भी मनुष्य है, ये सुनार भी मनुष्य है, यानी इधर जो बना रहा है उधर मनुष्य है। जो क्लॉथ है उसको बनाने वाला टेलर है, जो टेलर भी है वो क्या है? मनुष्य है, यानी इस तरफ मनुष्य है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कारपेंटर इधर आ गया है, मनुष्य इधर आ गया है, यानी ये आगे पीछे हो गया है, और इधर फर्नीचर बना रहा है तो फर्नीचर निर्जीव है। तो ये याद रखना कि ये जो मानव है सब, लेकिन ये इस तरफ आ गया है, तो ये उल्टा पलट के लिख दिया गया है, बस इतनी सी बात है, इसलिए चौथा अलग होगा, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये चीजें सुनने के लिए मैं आपको बुलाता हूं कि कम से कम आप सुन लीजिए, ठीक है ना? तो ये चीजें होती है कि सब हर जगह सहमत हो कि नहीं लॉजिक से? बोलो बेटा, इधर मनुष्य, इधर मनुष्य, इधर मनुष्य, ये क्या है? पलट गया है। आगे चलते हैं, इसका आंसर बताओ। खूब आराम से कैलकुलेशन सोचो, नहीं आता कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आराम से नहीं। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, इनमें से कोई तीन किसी तरीके से, एक समान है, कोई एक अलग है। सोचो कहां से दिमाग लगा सकते हो। जो लोग क्लास में नहीं है उनका नुकसान होना तय है, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इन सब चीजों को जितना देखोगे उतना समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? अगर मैंने आपसे कहा कि 1 + 3 + 1 + 6 यानी 6 3 9 2 11, यानी ये 11 हो गया। ये हो गया 5 + 2 + 0 + 7, यानी 9 5 7 5 12 2 14 हो गया। फिर 1 + 7 + 1 + 9, 9 2 11 7 18 हो गया। फिर 2 + 6 + 0 + 8, 8 2 10 6 16 हो गया। अब क्या मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? अब क्या मुझे बोलने की जरूरत है? ये क्या है? इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर है। लेकिन ये जो है, ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर है। आशा करते हैं ये क्लियर होगा। ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो आप लोगों को अगर सुन के अगर हम लोग इतना आनंद ले रहे हैं, तो बताओ ये देखना जरूरी है कि नहीं? बोलो हाँ या ना बेटा मेरे, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ।
अब देखो, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप क्वेश्चन आराम से देख रहे हो, अब सुकून से मेरे साथ बैठ के सॉल्व कर रहे हो। बेटा फंस जाओगे रुकमणी बिटिया, इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं रुकमणी, इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चा। अच्छा, मानसी, विकास, काजल, पंकज, टारगेट एनटीपीसी, पंकज कुमार, प्रगति। देखो अभी उसने क्या किया, यहां पर उसने क्या किया कि 62 माइनस 55, तो 7 5 12, यानी इनका अंतर जो है वो 7 आया। ठीक, फिर आया 64 माइनस 43, ये 1 आया और ये 2 आया, यानी इसमें 21 आया। 92 माइनस 83, 9 3 12, यानी 9 आया। और फिर 71 माइनस 62, 9 2 11, यानी इनका भी 9 आया। अब आप लोग ये देखिए कि सारे डिविजिबल नंबर है, यानी 9 भी क्या है, डिविजिबल नंबर है, ये 9 भी क्या है, डिविजिबल नंबर है, ये 21 भी क्या है, डिविजिबल नंबर, लेकिन ये जो है वो प्राइम नंबर है। ये मैंने आपको बताया भी है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये खुद के सिवा किसी से नहीं कट सकती। अब बताओ, जिनका गलत हुआ है आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? जिनका गलत हुआ है आप कुछ कहना चाहते हैं कि इस तरीके के भी सवाल आएंगे और ये बिना प्रैक्टिस के सही नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके पीछे पड़ता हूं कि ये आप लोगों के लिए जरूरी है, और मैं आपको एक एक बच्चों की तरह माइनस करके दिखाता हूं ताकि आप लोग हर चीज को एकदम अच्छे से क्लियर कर लें। इसका आंसर बताओ, जो आपको समझ में आता है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। होता है ठीक है, नहीं होता तो छोड़ देना। नहीं, आराम से सोच लो। देखो, अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि ये 19 है, ये 17 है, ये 18 है और ये 16 है, ठीक है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 13 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 24 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 21 है। ठीक, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं इसमें -2 है, इसमें -2 है, इसमें -2 है, इसमें -2 है। यहां तक क्या मैंने ये सही बात बोली है, हाँ या ना? 10 2 12, तो बोले कि सर यहां पर -2 और ये वाला ना +2 है, 10 2 12, ये वाला +2 है, बाकी ये वाला सर देखिए +2 है, ये 18 2 16, ये +2 है आपस में, और ये -2 है, और 23 से 21 -2 है, 10 2 12 है। तो अभी ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया मेरे, तुम लोग मुझे बताओ कि मेरे को समझ नहीं आया। 18 और 16 +2 हो रहा है, 5 में 3 -2 हो रहा है, 10 में 12 +2 हो रहा है, 23 में 21 -2 हो रहा है। क्यों ऐसा? तो बोले अतुल सर आप हमको बेवकूफ समझे हैं क्या? हमने कहा क्या? बोले अतुल सर देखिए 18 से 16 +2 होगा
तो हमने कहा कि एक कह रहा है कि हाँ सर वही सही हो जाएगा, 18 से 16 है, ये -2 है, तो तीसरा बिल्कुल सही, -2 -2 -2, यहां पर +2 हो रहा है। ठीक है, जब आप अपना सॉल्व कर लिया करो ना तो हाथ मत हटाया करो, मैं चाहे आपको जितने तरीके से कह, देखो एक बार आंसर करो बेटा, वरना हम राइट क्लिक करके कोई दिक्कत कर देंगे तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही जवाब होगा कि सर सॉरी सर देख लीजिए सर। सबको समझ में आया? ठीक है, चलो ठीक है, तीसरा सही है। इसका आंसर बताओ, लार्वा, भौंकना, क्रॉक या मिमियाना, कौन सा अलग है? कौन सा अलग है इसमें, कौन सा अलग है? हो जाएगा तो ठीक है। अभी आपसे वो पूछ रहा है कि लार्वा है, भौंकना है, कर्कश है, मिमियाना है। देखो ये वाली जानते हो, ये तुम लोगों ने, देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है तुम इसलिए ना करो क्योंकि तुमको ये नहीं पता। देखो ये कुत्ते की आवाज होती है, ये मेढक की आवाज होती है अगर आप लोग जानते हैं तो, और ये बिलारी की आवाज होती है। बिलारी होता है कि बिल्ली होता है? हमारे गांव में बिल्ली को बिलारी कहते हैं, कुत्ता को कुकुर कहते हैं, मेढक को भदैल कहते हैं। हम पूर्वांचल के हैं तो हमारे यहाँ मेढक को कहा जाता है भदैल, और कुत्ता कहते हैं कुकुर, बिल्ली को कहते हैं बिलारी, चूहा को कहते हैं मूस। तो कोस कोस में बदले पानी। लार्वा आपको पता है तितली से मिलता है, तो लार्वा अलग हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अन्यथा इसको खराब मत करना, सवाल को अच्छे से देखना। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसको ट्राई जरूर करना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न में सवाल तुम्हारे एग्जाम में जरूर आता है, एक सवाल ध्यान से करना। एक बार आंसर करो, आरपीएफ मत कर बेटवा ऐसा प्लीज। वाह रे बहनी, भगवान भैया खूब उन्नति दे। इसका आंसर बताओ। अच्छा तुम लोग तो अब कर ही लेते होगे, एक दूसरे का नकल मत मारो यार, अगर समझ में आ गया है। एक बात बताओ, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2 और 9 की पावर 3, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3। ठीक, तो यहां पर ये अलग हो जाएगा। 8 का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन आगे मामला गड़बड़ा जाएगा। 8 8 64 8 512 होनी चाहिए, 412 नहीं। तो हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, शानदार। इसका आंसर बताओ। चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, इसमें रबी और खरीफ की फसल में क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? अब रबी और खरीफ की फसल आती है तो ठीक है, नहीं आती तो जय जय श्री सीताराम। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये जो है खरीफ की फसल है, चावल सबको पता है खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, गेहूं रबी की फसल है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अगर बेटा ये नहीं जानती खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है, तो सोचो तुम तैयारी किस चीज की कर रही हो बेटा।
ये गेहूं, ये जो किस सीजन, खरीफ और रबी की फसल में बांटा जाता है कि हर अनाज सीजनल पैदा होता है कि ठीक है। तो रबी और मौसम के आधार पर फसलों को रबी और खरीफ की फसल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि ये वाला इस सीजन में होता है इसलिए खरीफ की फसल है, ये वाला इस सीजन में होता है इसलिए रबी की फसल है। ठीक है ना। वो अब ये जब अब हमसे ये पूछोगे खरीफ ही क्या होता है तो उसके लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी बेटा जी, एग्रीकल्चर की। 94 दिन में 94 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? मतलब अगर आज मेरा जन्मदिन, सोचो मेरा जन्मदिन 18 सितंबर को पड़ता है, मेरा जन्मदिन 18 सितंबर को पड़ता है। 18 सितंबर को मान लो सोमवार है, सोमवार है यानी मंडे है। अब ये आ गया बीच में तो सॉल्व करा दे रहा हूं, वैसे क्लासिफिकेशन के सवाल है, गलती से कैलेंडर का एक सवाल आ गया तो मैंने कहा क्यों छोड़ू। तो बताओ 94 साल बाद कौन सा दिन होगा? 94 साल बाद मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? 94 साल बाद अतुल सर का जन्मदिन। अब आ गया तो कर ही लेते, नहीं तो छोड़ देता। अतुल सर का जन्मदिन बताओ मैं किस दिन, तो ऑड डेज निकालोगे तभी तो बता पाओगे। तो 94 साल बाद अतुल सर का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? अब आ गया तो बता दे रहे हैं, बीच में हो सकता है चला गया होगा किसी हिसाब से, किस दिन गलती से आ गया तो बता दे कि छोड़ दे? बता देते हैं, कर लो, नुकसान थोड़ी ना करेगा। अब आ गया बीच में तो नुकसान थोड़ी ना करेगा, कर लो भाई। कॉपी पेस्ट मत करो अंजलि, नहीं तो हम राइट क्लिक करेंगे तो फिर परेशान हो जाओगी बिटिया। बाकी बच्चे अगर आपके कमेंट से लोग परेशान हो रहे हैं तो आपको स्वाभाविक सी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचो आज मेरा जन्मदिन सोमवार है, तुम 94 साल बाद बता सकते हो कि अतुल अवस्थी सर का जन्मदिन अगला कब होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं ना तो उसको बहुत ध्यान से किया करो। ऐसा अगर तुम सोच लोगे अरे सर हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो रहा है, तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। अगर 94 साल है तो सबसे पहला सवाल तुमको मुझसे ये पूछना चाहिए कि 94 साल में 94 दिन तो होंगे ही होंगे भाई सामान, लेकिन 94 साल में जितने लीप ईयर पड़ेंगे, यानी अगर 94 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक, बचा 1 14 और 4 तिहाई 12, यानी शेषफल बचा 2, यानी हम ये कह सकते हैं कि 23 लीप ईयर पड़ेंगे। 23 लीप ईयर पड़ेंगे, यानी इसमें अगर हम 23 और जोड़ दें, 23 और जोड़ दें, ठीक है ना, तो 4 3 7 और 9 2 11, 117, और 117 को अगर मैं 7 से भाग कर दूं तो मुझे विषम दिन मिल जाएगा। 117 को अगर मैं 7 से भाग कर दूं तो 7 एकम 7, 7 4 11, 47, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी 5 2 7, 5 विषम दिन होगा। यानी अगर सोमवार में तुम 5 दिन जोड़ दो तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यानी शनिवार को मेरा बर्थडे आज से 94 साल बाद पड़ेगा। मेरा 94 साल बाद अगर बर्थडे पूछोगे तो शनिवार को पड़ेगा। अगर मेरा जन्मदिन 18 सितंबर, आज अगर इस बार 18 सितंबर को मेरा जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो अब 94 साल बाद मेरा जन्मदिन शनिवार को पड़ेगा। और अगर आप विषम दिन पूछेंगे तो 5 विषम दिन है। तो आपको एक चीज और मसाला मिल गया, सही हुआ ना। तो इसलिए मुझे लगा कि आ गया है तो बता दे। चलो इसका आंसर बताओ, सोचा करो सवाल को, इसीलिए कहते हैं सवाल को सोचा करो। जब मैं टाइम देता हूं
तो आधे सोचते हैं अरे यार चलो कोई नहीं, नहीं आ रहा होगा तो छोड़ देना कि सर मुझसे नहीं हो रहा है। देखो, अब जब भी ऐसा सवाल आता है तो देखो, आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये देखो अपोजिट है, ये देखो अपोजिट है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है ना। और ये ऐसे अपोजिट आ रहे हैं, और यहाँ डी डब्ल्यू अपोजिट है, एच एस अपोजिट है, यहाँ डी डब्ल्यू अपोजिट है, यहाँ जे क्यू अपोजिट है। तो यहाँ सब तो क्रॉस क्रॉस में अपोजिट है, यानी अभी ये मामला अगर यहां तक पहुंच गया है तो फिर सोचो कि आंसर क्या होना चाहिए। तुम लोग बताओ आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। नहीं, हाँ हाँ ठीक है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अपोजिट दिख रहा है तो किसी के दिमाग में चला होगा तो वो भी तो रीजन बताना ही पड़ेगा ना। तो अपोजिट वाला मामला सेट हो नहीं रहा है, तो चलो ठीक है। अब ये जो मैं करने जा रहा हूं ये बड़ा दर्दनाक है, यहां तक दिमाग आपका पहुंचना चाहिए। आइए एक बार ट्राई करते हैं। ये 7 है, ये 22 है, ये 20 है और ये 2 है। और अगर मैं ये कर देता हूं कि 7 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 2 बराबर, तो यानी 22, 22, 22 44, और 44 और 7 51, 44 7 51। फिर अगर मैं इसकी बात करूं 24 7 3 और 20, 23 10 19 और 10, सॉरी 23 4 19 10, 4 23 10 और 17। अब इधर देख लेते हैं। 24 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 20 बराबर 54, क्योंकि 7 3 10 20 20 40 24 30 और 24 54, 30 और 24 54। फिर हो गया 23 प्लस 4 प्लस 19 प्लस 8। ये 10 में क्यों लिखा हूं, मेरा भी दिमाग पागल है क्या। तो अगर मैं बोलूं कि ये 8 4 12, 8 4 12, तो 23 और 12 35, 35 और 19 54, यानी इसका भी आंसर 54 है। बाकी तो फिर आप समझ गए होंगे कि डी डब्ल्यू जे क्यू भी 54 आएगा, यानी 4 प्लस 23 प्लस 10 प्लस 17, यानी 4 3 7, 27, 27 यानी 54। हाँ, तो इसका मतलब पहला अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से भी दिक्कत होती है, और इसी चीज को हम लोगों को सोचना पड़ता है अलग अलग लेवल तक कि सर इस तरीके के सवाल हमको करने कैसे हैं, ठीक है ना। इसका अंदर मतलब रुपये ढाका डॉलर यूरो, रुपये ढाका डॉलर यूरो। बिल्कुल सही बात है। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। इसी तरीके से एग्जाम में पूछ लेता है, ढाका इज अ कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, इट्स अ कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, इट्स अ कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका। बाकी सब क्या करेंसी है, शाबाश। शांति पीस क्वाइट, और ये दोनों गहरा उथला खोटा दोष या ठंडा शीतल।
ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। क्वाइट और पीस एक ही बात होती है, एरर और फॉल्ट एक ही बात होती है, चिल और कूल दोनों ठंडा है तो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दूसरा होना चाहिए। क्यों दूसरा होना चाहिए? कि डीप एंड शैलो, गहरा और उथला, तो गहरा और उथला दूसरा हो जाएगा, बाय मिस्टेक पहला लगा हुआ है। इसका आंसर बताओ। तुम लोगों को इस तरीके से मैं सॉल्यूशन नीचे लगा के पीडीएफ देता हूं। जीडीएस देखो, तुम्हारे पास एक मैसेज आया होगा बेटा। जीडीएस देखो, तुमको कुछ दिखाई दिया? एक मैसेज आया होगा तुम्हारे पास, अभी चेक करना थोड़ी देर बाद, नहीं तुमको झटका लगेगा एक। तुमको लगेगा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सबसे बोला कि ऐसी हरकत मत किया करो कि किसी को तकलीफ हो। आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ देना। भाई एक चीज याद रखो, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है, तुम लोग एक बार आंसर कर सोच रहे हो कि तुम बार बार करोगे तो हम तुम्हारा नाम ले लेंगे। यूट्यूब थोड़ी ना है कि तुम फेमस हो जाओगे। ये 5 -7 है, 21 और 16 -5 है, 25 और 18 -7 है, 13 और 6 -7 है, तो यहां पर -5 है, यहां -7 -7 -7, इसलिए दूसरा अलग हो जाएगा। बोलो दूसरा अलग हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ये देखने की जरूरत पड़ जाती है और इसे देखना चाहिए, क्योंकि इसको अगर ऐसे नहीं देखोगे तो फिर तुम्हारे लिए काफी समस्या हो जाएगी। सोचो, ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। देखो, अगर हम इसकी बात करें तो 3 का क्यूब है, 3 त्रोका 9 त्रिक 27 है। इसकी बात करें तो 4 चौक 16 चौको 64 है, ये भी क्यूब है। ये 5 का क्यूब 50 25 पंचे 125 है, लेकिन ये क्या है? 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर है, इसलिए ये 144 जो है वो स्क्वायर है, बाकी सब क्यूब है। ये स्क्वायर है, बाकी सब क्यूब है। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। इसका कैलकुलेशन बताओ। अब आधा आ जाएगा धीरे धीरे। देखो शुरू में हम लोगों को लगता है कि सर ये कैसे, फिर धीरे धीरे एक रिदम बनने लगता है। जैसे 24 है और 21 है तो हम ये कह सकते हैं -3 है। ये 16 है और ये 12 है, ये कह सकते हैं -4 है। ये 18 है और ये 15 है, ये कहते हैं -3 है। ये 11 है, ये 8 है, तो इसे कहते हैं -3 है। तो याद रखना दूसरा अलग हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन अब हम लोगों ने इसको तो ट्राई किया ही है ना। ये देखो, अगर बी वाई आपस में अपोजिट हैं, के पी आपस में अपोजिट है, जीटी रोड आपस में अपोजिट है, डी डब्ल्यू आपस में अपोजिट है, एच एस अपोजिट है, लेकिन एक्स डी अपोजिट नहीं है। ये बाय मिस्टेक 11 लिख दिया होगा गलती से। ये सी एक्स अपोजिट है और जे क्यू अपोजिट है, लेकिन ये जो है अपोजिट डी डब्ल्यू होता है, डी एक्स अपोजिट नहीं होता है, यानी ये हट जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ। ये कैलकुलेशन बताओ।
ये तो क्वेश्चन किए होगे ना, ये तो कई बार मैंने आपको यूट्यूब पर भी कराया है। आप जल्दी से ट्राई करो। तो पहले दिन ही लेट आ गए बेटा। देखो, अगर मैं यहां बोलूं तो 49, 9 63, 5 35, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। इसमें बताओ, इसमें बताओ। सवाल देखो, जब भी 4 अल्फाबेट होगा, ये चीज हमेशा लिख लेना, 4 अल्फाबेट अगर कहीं पे भी है, याद रखना 4 अल्फाबेट कहीं पे भी है, हमेशा पीछे से सॉल्व करना। 4 अल्फाबेट है तो हमेशा पीछे से सॉल्व करना। यानी ये देखो 11 और 8, ये क्या हो गया -3, ये 10 और 7 क्या हो गया -3, ये 19 और 17 यानी -2, 17 और 14 ये क्या हो गया -3, ये क्या हो गया -3। सहमत हो मेरी बात से? इसका आंसर बताइए। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 + 3 + 1 + 6, 6 3 9 2 11, 5 + 2 + 0 + 7 7 2 9 5 14, 1 + 7 + 1 + 9 9 2 11 7 18, 2 + 6 + 8 + 0 + 8, 8 2 10 6 16। तो एक चीज ये याद रखिएगा, ये आपस में अपोजिट है, सॉरी ये इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर है। आज हम लोगों ने कई तरीके के सवाल देख लिए और इससे ज्यादा ना कभी एग्जाम में पूछा है और ना कभी पूछेगा, ये भी याद रखना। इससे ज्यादा ना कभी पूछा है और ना पूछेगा। और ये जो इस टाइप के सवाल हैं, ये 4 नंबर है, पीछे से दोनों को देख लेंगे। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुल मैं दे रहा हूं जो क्वेश्चन है वो लगभग आपके पास लगभग 65 सवाल हैं। ये 65 सवाल की जो पीडीएफ है ये पूरा दूंगा, यानी 20 मैंने पढ़ाए हैं, ये पूरे रीजन के साथ 65 सवाल की पीडीएफ आपको दे रहा हूं। सही है ना? तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना इसकी चौचक? बोलो बेटवा। तो ये 65 सवालों की पीडीएफ मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है? वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है बेटा, क्लासिफिकेशन इसीलिए प्रैक्टिस का पार्ट होता है, ठीक है ना? तो ये टोटल 65 सवाल की पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? चलिए, और भी पीडीएफ में अपलोड करा दूंगा। जो तुम लोगों से कमिटमेंट नहीं भी की है वो भी एक पीडीएफ में और अभी आप लोगों को दूंगा, जहां पर क्वेश्चन का कलेक्शन और मिल जाएगा, वो भी डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो तुम लोग परेशान मत होना। इसकी 4 घंटे की अभी मैं प्रैक्टिस क्लास भी रखूंगा अंत में। तो अभी तो मैंने शुरुआत किया एक तरीके से समझ लो, अभी इसको मैं और चौचक लेकर चलूंगा। सिर्फ तुम लोग लगातार जुड़े रहना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ देना। खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो।